दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी सस्पेंस थ्रिलर सीरीज लेकर आए हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और इस सीरीज का नाम है काला पानी, जिसे IMDb पर 8 आउट ऑफ 10 स्टार की काफी अच्छी रेटिंग मिली है। इसमें इतना सस्पेंस और ट्विस्ट है कि आप बिना पूरा सीरीज देखे उठ नहीं पाएंगे। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं और हम इस वीडियो में इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये शानदार एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2027 से, जहां हमें दिखाया जाता है कि कोविड खत्म होने के बाद एक और नया बैक्टीरिया आ गया है। ये बैक्टीरिया अंडमान निकोबार आइलैंड पर फैलता है, जहां हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि अंडमान निकोबार चारों तरफ से सिर्फ पानी से ही घिरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ से किसी का भी बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ दुनिया भर का कुदरती खजाना है, लेकिन जल्द ही इस आइलैंड पर एक खतरनाक बीमारी फैलने वाली है। यहाँ पर कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें हमें ओरका ट्राइब के बारे में बताया जाता है कि वो सरकार के डेवलपमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अब हमें सीन में 2 लड़कों को दिखाया जाता है जो बाइक से कहीं जा रहे होते हैं, जहां पीछे बैठा लड़का अभी अभी अंडमान निकोबार में अपने परिवार के साथ नौकरी के लिए आया है और ये बाइक चलाने वाले का नाम है चीरू यानी चिरंजीवी। ये यहाँ का लोकल गाइड होता है और वो लड़का चीरू से पूछता है कि इस जगह को काला पानी क्यों कहते हैं। तब चीरू बिना कुछ कहे उसे सीधा सेक्युलर जेल लेकर जाता है। अब दूसरे सीन में हमें उस लड़के के परिवार को दिखाया जाता है जो अभी अभी इस आइलैंड पर आया था। इसके बाद हम उसकी छोटी बहन नीलू को देखते हैं, जिसे रात को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए चली जाती है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसे ओरका कबीले के लोग दिखते हैं जो कि शहर में जाने वाले पानी के पाइप को तोड़ रहे थे। यहाँ वो उस बच्ची को भी देख लेते हैं और उसके हाथ से पानी की बाल्टी लेकर फेंक देते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है कि जो लड़का अभी अभी आया है उसकी उस जेल में सफाई करने की नौकरी लगी है और वो फिर से चीरू से काला पानी के बारे में पूछता है। तब चीरू बताता है कि काला पानी के बीचों बीच अगर कोई आ गया तो उसका वहाँ से बाहर जाना नामुमकिन है। इधर सब लोग नीलू को ही ढूंढ रहे थे और थोड़ी देर बाद नीलू एक जगह पर खड़ी मिल जाती है और जैसे ही उसकी माँ नीलू के पास आती है तो देखती है कि वहाँ ओरका कबीले के लोगों ने उस पानी के पाइप को तोड़ दिया है। अब आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पूरा परिवार अंडमान निकोबार पर वेकेशन मनाने के लिए जा रहे होते हैं, जिसमें संतोष, अपनी बीवी और अपने 2 बच्चे पार्थ और कद्दू ये सब फ्लाइट से जा रहे थे और उनकी हरकतों से पता चलता है कि ये लोग पहली बार किसी फ्लाइट में बैठे हैं। अब अंडमान निकोबार पहुंचते ही इन सबको चीरू ही यहाँ से पिक करता है। एयरपोर्ट पर चीरू को एक लड़की दिखती है और चीरू ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे वो उसे जानता हो। जब ये लोग कार से होटल जा रहे होते हैं तब चीरू उन लोगों को ओरका कबीले के बारे में बताता है कि उन लोगों ने यहाँ के सारे डेवलपमेंट को रोक रखा है और वो सरकार को कुछ भी नहीं करने देते ताकि उनका जंगल बचा रहे। और ये कहते कहते चीरू उन कबीले वालों को बहुत गालियाँ देता है और तभी रास्ते में चीरू को उसका भाई वीनू नजर आता है जो ओरका कबीले के हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहा होता है और इससे हमें ये समझ में आता है कि इन दोनों भाइयों में बिल्कुल नहीं बनती। अब अगले सीन में हम ACP केतन को देखते हैं जो बहुत बड़े बिजनेसमैन ATM कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर सौरभ वानी के पास आता है और ATM कंपनी ही पूरे अंडमान में पानी की पाइप लगाती है। अब मिस्टर वानी उससे कहते हैं कि हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसकी परमिशन की अप्रूवल तुम्हें ही लानी थी, लेकिन फिर भी तुम सारे अप्रूवल के कागज नहीं ला पाए। तब केतन बताता है कि मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया था, लेकिन एक डॉक्टर के साइन होने बाकी हैं ताकि हमें हेल्थ डिपार्टमेंट का अप्रूवल भी मिल जाए। लेकिन डॉक्टर सौदामिनी सिंह बहुत ही अड़ियल है और पता नहीं क्यों उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया। दरअसल ACP केतन चाहता था कि उसका ट्रांसफर इस आइलैंड से बाहर हो जाए और इसमें मिस्टर वानी उसकी मदद कर सकते हैं। अब मिस्टर वानी कहता है कि अगर तुम्हें अपना ट्रांसफर करवाना है तो पहले मेरा काम करो। अब अगले सीन में हम डॉक्टर सौदामिनी सिंह को देखते हैं जो अपने काम में बहुत ही एक्सपर्ट होती है और जब एक बूढ़ी औरत को कुछ डॉक्टर्स मिलकर भी ठीक नहीं कर पाते तब डॉक्टर सौदामिनी उस लेडी की बीमारी पकड़कर उन्हें ठीक कर देती है। इसके बाद उस हॉस्पिटल में MD डॉक्टर शशि और डॉक्टर सौदामिनी सिंह बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक नई असिस्टेंट आती है जिसका नाम है ऋतु और इसके बाद डॉक्टर सिंह ऋतु को बताती है कि कुछ दिन पहले 11 लोग अंडमान में अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे जिन्हें बुखार और सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम्स थे। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी
कि उन सबकी बॉडी पर ब्लैक रैशेस थे, जो उन्हें कैसे हुए ये किसी को भी नहीं पता चल पाया। और उन लोगों के ठीक होने के बावजूद भी वो ब्लैक रैशेस उनकी बॉडी पर मौजूद हैं। अब वो लोग उन सारे पेशेंट्स से मिलने जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि उन पेशेंट्स में वो लड़का भी है जो अभी अभी अंडमान आया है और उसकी गर्दन पर वही ब्लैक रैशेस थे। उसके बाद डॉक्टर सौदामिनी रितु को बताती हैं कि 1989 में अंडमान में एक बार कुछ ऐसी बीमारी आई थी जिसमें एक साथ कई सारे लोग मारे गए थे और उसके बाद वो एकदम से गायब हो गई थी। लेकिन लगता है अब वो बीमारी फिर से आ गई है और इसी कारण से डॉक्टर सौदामिनी इतना ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उनके पास अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है। तब डॉक्टर सिंह रितु से कहती हैं कि कुछ दिनों में यहाँ बहुत बड़ा फेस्टिवल होने वाला है जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये डिसीज क्या है और कैसे फैलती है। इधर हम देखते हैं कि चीरू का भाई विनू अपनी माँ के साथ होता है और उनके घर में उनके साथ उनके दादाजी भी होते हैं जिनकी बॉडी पैरालाइज्ड है। तभी घर में चीरू आता है और विनू उससे कहता है कि तू अभी भी पुंडी के साथ कछुए के अंडे की स्मगलिंग करता है। दरअसल एक बार इसी स्मगलिंग के चक्कर में चीरू जेल जाते जाते बचा था। फिर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और तभी चीरू विनू से कहता है कि तेरी दोस्त ज्योत्सना को आज मैंने एयरपोर्ट पर देखा था, उसने तुझे बताया नहीं कि वो यहाँ आई है। ये सुनकर विनू हैरान हो जाता है। अब सीन में हम डॉक्टर सौदामिनी सिंह को देखते हैं जिनका एक मरीज काफी ज्यादा हिचकियां ले रहा था और फिर रितु उन्हें बताती है कि जब उसने इन सबको एनालाइज किया तो उसे पता चला कि ये सारे पेशेंट्स इन 3 जगहों से आ रहे हैं और वो कहती है कि अभी मैं इस पर थोड़ा और रिसर्च कर रही हूँ। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर सिंह से मिलने वही बूढ़ी औरत आती है जिन्हें उन्होंने ठीक किया था और वहाँ वो वही ब्लैक रैशेस वाली फोटो देखकर कहती है कि ये बीमारी तो मैंने पहले भी देखी है, क्योंकि 1989 के आसपास उनके किसी फैमिली मेंबर को ऐसा ही कुछ हुआ था जिसके बाद उसकी जान चली गई। फिर डॉक्टर सौदामनी उनसे उस आदमी का पता लेकर उसके घर वालों से मिलने चली जाती है। इधर विनू ज्योत्सना से मिलने चला जाता है। फिर इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ज्योत्सना तो यहाँ अपनी माँ की जमीन बेचने आई थी और वो परसों वापस भी चली जाएगी। तभी सीन चेंज होता है और हम डॉक्टर सिंह को एक जंगल में देखते हैं जो मरने वाले आदमी के परिवार से उसके सिम्टम्स के बारे में पूछ रही थी। वो आदमी बताता है कि उसके पिताजी का बुखार तो सब ठीक हो गया था, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें खूब हिचकियां आने लगी और वो तब तक बंद नहीं हुई जब तक वो मर नहीं गए। ये सुनने के बाद डॉक्टर सौदामिनी तुरंत अपने हॉस्पिटल में फोन लगाकर उस आदमी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोलती हैं, जो बार बार हिचकियां ले रहा था। तभी वहाँ पर एसीपी केतन आता है और उन्हें घर छोड़ने के लिए लिफ्ट देता है और रास्ते में डॉक्टर सौदामिनी केतन की खूब बेइज्जती करती है, क्योंकि केतन को करप्शन के इल्जाम में दोषी पाया गया था, इसलिए उसका ट्रांसफर अंडमान में कर दिया गया। अब इसके बाद डॉक्टर सौदामिनी हॉस्पिटल में वापस आ जाती हैं और देखती हैं कि सारे पेशेंट्स ठीक हो गए थे, इसलिए उनकी छुट्टी कर दी गई। और जब वो एक लड़का भी जाने लगता है तब डॉक्टर सौदामिनी उसे रोक लेती है। अब सीन चेंज होता है हॉस्पिटल के एमडी और डॉक्टर सौदामिनी की तरफ, जो आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। और तभी वहाँ पर गवर्नर साहब आते हैं और उसके साथ एसीपी केतन भी था। गवर्नर डॉक्टर सौदामिनी से पूछता है कि आप इन पेपर्स पर साइन क्यों नहीं कर रही हो। तब वो बताती है कि इस आइलैंड पर एक खतरनाक बीमारी फैल रही है जो 1989 में फैली थी और इससे कई सारे लोग मारे गए थे। तब गवर्नर उनसे पूछता है कि हाल ही में कोई नया केस आया है, तो इस पर डॉक्टर सौदामिनी जवाब देती है नहीं। ये सुनकर गवर्नर कहता है कि अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर वो साइन करवा लेता है। उसके बाद वहाँ पर एसीपी केतन बताता है कि ये सारे लोग शराब पीने के कारण बीमार हुए थे और आप इसे कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम समझ रही थी। अब हमें संतोष के परिवार को दिखाया जाता है जो कहीं घूमने जाते हैं और हम देखते हैं कि चीरू अभी भी अपने दोस्त के साथ कछुए के अंडे की स्मगलिंग करता है। इधर संतोष एक जगह पर जाने का प्लान करता है, लेकिन उसके बच्चे उन दोनों के साथ जाने से मना कर देते हैं। तो संतोष अपने दोस्त के पास अपने दोनों बच्चों को छोड़ देता है और खुद उस जगह पर अपनी बीवी के साथ चला जाता है और इनके दोनों बच्चे उसके दोस्त के साथ घूमने चले जाते हैं। इधर डॉक्टर सौदामनी उस लड़के को डिस्चार्ज कर देती है और वो कहती है कि अब कभी दारू मत पीना, क्योंकि डॉक्टर सौदामनी को भी यही लग रहा था कि ये बीमारी शायद दारू पीने से फैल रही होगी। लेकिन इस पर वो लड़का कहता है कि मैं तो दारू पीता ही नहीं, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब ये सुनकर डॉक्टर सौदामनी हैरान हो जाती है और वो सीधा बोट में बैठकर एक बस्ती में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि यहाँ के सारे लोग भी मर चुके हैं और सबकी गर्दन के पीछे वही ब्लैक रैशेस के निशान हैं। उसी समय वहाँ बारिश भी शुरू हो जाती है कि तभी डॉक्टर सौदामिनी को समझ आता है कि शायद ये बीमारी इसी लेक के पानी से फैल रही है। इधर रितु भी अपने रिसर्च से पता लगा लेती है कि इन सभी जगहों में से एक जगह कॉमन है
जहाँ से इस बीमारी की शुरुआत हुई थी, और उस जगह का नाम है जेनकिंस लेक, जिसके बाद डॉक्टर सौदामिनी इस पानी को रोकने के लिए जाने लगती हैं, पर उनका पैर फिसल जाता है और उनका सर एक पत्थर से टकरा जाता है और उनकी वहीं मौत हो जाती है। और ये एपिसोड इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है। और अगर ओरका कबीले की बात करें तो असल में इन लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चल गया था और वो पानी पूरे आइलैंड तक ना पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने वो पाइप तोड़ा था। अब एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि गवर्नर को डॉक्टर सौदामनी की मौत की खबर मिलती है, और इधर ये खबर सुनने के बाद सारे डॉक्टर्स भी शॉक में थे कि तभी रितु हॉस्पिटल के एमडी को बताती है कि ये सारी बीमारी जेनकिंस लेक के पानी से फैल रही है और हमें इस आइलैंड के पूरे 400 लोगों को इन्फॉर्म करना होगा। तब एमडी बताते हैं कि इस फेस्टिवल के कारण यहाँ पर अब 5 लाख से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं और इस लेक का पानी तो और भी बहुत सारे लेक से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर रितु का दिमाग शॉक में चला जाता है। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि एमडी और गवर्नर की मीटिंग चल रही होती है और वहाँ गवर्नर को बताया जाता है कि ये बीमारी पानी से ही फैल रही है। ये सुनकर गवर्नर एडवाइस देते हैं कि अगर हम पानी में एंटीबायोटिक मिला दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस पर एमडी कहता है कि चाहे आप कोई भी एंटीबायोटिक क्यों ना मिला दें, इस बैक्टीरिया पर इसका कुछ भी असर नहीं पड़ता और इसका इलाज अभी तक हमारे पास नहीं है। और सबसे बुरी खबर यह है कि हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि इससे कितने लोग इन्फेक्टेड हैं। अब आगे एमडी की बातों से हमें पता चलता है कि ये बीमारी 2 स्टेजेस में फैलती है, जिसमें पहले इंसान को बुखार और सर्दी जुकाम के साथ ब्लैक रेशेस होते हैं और दूसरी स्टेज में सब सही हो जाता है और फिर हिचकियां शुरू हो जाती हैं और वो तब तक चलती हैं जब तक वो इंसान मर नहीं जाता। ये बैक्टीरिया एक छोटी सी बूंद से भी पूरी बॉडी में फैल सकता है और इसे उन लोगों ने नाम दिया LHF-27। ये सारी बातें सुनकर गवर्नर सीधा वहाँ पर लॉकडाउन लगा देता है और आगे वो कहते हैं कि हम सभी लोगों का मेडिकल टेस्ट करेंगे और साथ ही वो सारे हेल्थ केयर के लोगों को इमरजेंसी में बुलाने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनके सर पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब सीन चेंज होते ही हमें वीनू और ज्योत्सना को दिखाया जाता है और वो कहती है कि मैंने प्लान चेंज किया है और अब मैं तुम्हारे साथ 3 दिन के लिए वेकेशन मनाऊंगी। वहीं जब वीनू ज्योत्सना से उसकी नर्स की जॉब के बारे में पूछता है तो वो थोड़ी सी घबरा जाती है और इसके जवाब में वो कहती है कि मैंने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन ज्योत्सना की बातों से हमें लगता है कि वो भी कुछ छुपा रही है। वीनू के बार बार पूछने पर भी वो नहीं बताती, उल्टा वो उस पर गुस्सा करने लगती है, जिससे वीनू भी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर वीनू की माँ वहाँ आ जाती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और तभी बातों ही बातों में ज्योत्सना एक लॉकेट के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि जब वीनू के पापा फॉरेस्ट गार्ड हुआ करते थे तभी ये मुझे ओरका कबीले के लोगों ने दिया था और ये लॉकेट उन्हीं का सिंबल है। फिर उसकी माँ बताती है कि एक बार 2004 में अंडमान में भयानक सुनामी आई थी, लेकिन उसमें ओरका कबीले के लोगों को एक खरोश तक नहीं आई क्योंकि उस सुनामी के बारे में उन्हें पहले से ही आभास हो गया था। तभी दिखाया जाता है कि ज्योत्सना के फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है और उसे जल्दी ही रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। अब वीनू ज्योत्सना को अपने भाई की कार से ले जाने लगता है, लेकिन ज्योत्सना कार में बैठने से घबराने लगती है, जिसके बाद वीनू स्कूटी से उसे छोड़ने चला जाता है। तब रास्ते में वीनू को अर्जेंट कहीं जाना पड़ता है और वो ज्योत्सना को रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। तब वहाँ ज्योत्सना वीनू से कहती है कि मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना है, लेकिन वीनू कहता है कि मैं तुमसे रात में आकर मिलूंगा। खैर, इधर हम देखते हैं कि संतोष समुद्र के किनारे अपनी वाइफ के साथ घूम रहा है, पर उसका बेटा पार्थ और उसकी बच्ची कद्दू वहाँ के फेस्टिवल में अपने अंकल के साथ घूम रहे थे और तभी पार्थ को वहाँ एक लड़की दिख जाती है। फिर वो अपने अंकल से कहता है कि मैं जरा एक फोटो लेकर आता हूँ और उसकी बहन कद्दू भी उसके साथ जबरदस्ती चली जाती है। इधर एसीपी केतन फेस्टिवल के दौरान मिस्टर वानी से अर्जेंटली मिलने जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वीनू की माँ 2 लड़कों के साथ ओरका कबीले की हेल्प के लिए आई थी। तभी वहाँ एक ओरका कबीले का आदमी आकर कहता है कि तुम सब यहाँ से लौट जाओ क्योंकि यहाँ कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। जिसके बाद वीनू की माँ दोनों लड़कों को भेज देती है और कहती है कि तुम लोग जाओ और मैं इन लोगों की यहाँ मदद करूंगी क्योंकि उन्होंने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। इसके बाद केतन मिस्टर वानी से मिलता है और उन सबको उस बीमारी के बारे में बताता है और कहता है कि आपके पास अभी थोड़ा टाइम है, अगर बचना है तो यहाँ से निकल जाओ वरना यहाँ थोड़ी देर में लॉकडाउन लग जाएगा
और हम देखते हैं कि फेस्टिवल वाले एरिया में लॉकडाउन लग चुका है, जहां पार्थ अपनी बहन के साथ उस लड़की के पीछे आया था और बाहर उसका अंकल उन लोगों का इंतजार करता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स किसी को अंदर जाने नहीं देते। यहीं पर ज्योत्सना भी आती है, लेकिन वो लोग उसे पीपीआई किट पहनने के लिए देते हैं। और फिर हमें ज्योत्सना की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ वो अपने बेस्ट फ्रेंड के अंडर ही नर्स की जॉब कर रही थी। लेकिन एक दिन ज्योत्सना की एक गलती की वजह से वहाँ एक मंत्री की मौत हो जाती है, क्योंकि उसने इंजेक्शन का ओवरडोज लगा दिया था। और उस मंत्री का बेटा उस इंसान को ढूंढने लगता है, जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए ज्योत्सना और उसका दोस्त वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन मंत्री का बेटा उन्हें पकड़ लेता है और फिर उसका दोस्त ज्योत्सना को कार के पीछे छुपाकर सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और गुस्से में आकर मंत्री का बेटा ज्योत्सना के बेस्ट फ्रेंड को मार देता है। यही कारण था कि ज्योत्सना कार में बैठने से डर रही थी। अब यहाँ पार्थ अपनी बहन को एक जगह बैठाकर कहता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं बाहर निकलने की जगह देखकर आता हूँ। पर उसे कोई भी जगह नहीं मिलती और तभी वहाँ वीआईपी एंट्री से केतन मिस्टर वानी और एटीएम कंपनी के लोगों को बाहर निकालने लगता है और गलती से पब्लिक की नजर इस पर पड़ जाती है, जिसके कारण वहाँ भगदड़ मच जाती है और केतन हवा में बुलेट फायर करता है। अब भीड़ ज्यादा होने के कारण पार्थ अपनी बहन से बिछड़ जाता है और उसकी बहन एक गाड़ी से टकराने ही वाली होती है कि एन वक्त पर ज्योत्सना कद्दू को बचा लेती है और फिर वो उन दोनों भाई बहन को एक कार में बैठाकर वहाँ से निकल जाती है। और इधर हम देखते हैं कि रितु ने अब ये बात अपने ऑफिशियल्स तक पहुँचा दी थी, जिसके कारण गवर्नर इन पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अब हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे और हमें कोई बचाने भी नहीं आएगा, हमारे पास इतनी व्यवस्था भी नहीं है। और अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस्टर वानी जो यहाँ से निकलने वाले थे, उनका जहाज भी अब वहाँ से चला जाता है और उस पूरे आइलैंड में लॉकडाउन लग जाता है। अब ना कोई इस आइलैंड पर आ सकता है और ना ही यहाँ से कोई जा सकता है। और इसी के साथ दूसरा एपिसोड भी यहाँ खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरे आइलैंड में लॉकडाउन लग चुका है और सब अपने अपने घरों में बंद हैं और सबने अपने घरों के बाहर एक बाल्टी रख दी है ताकि उन्हें फ्रेश पानी मिल सके। और ये पानी भरने का टास्क केतन को एक सजा के तौर पर दिया जाता है, क्योंकि उसने पब्लिक प्लेस पर गोली चलाई थी। और फिर हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो पुलिस के हेड से बात करते हैं, जहां बताया जाता है कि मिस्टर वानी की एटीएम कंपनी पाइपलाइन सप्लाई और फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराने के अलावा किसी और प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही थी, जिसका नाम था अटाउस प्रोजेक्ट। लेकिन पुलिस के पास इसके रिलेटेड उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए कुछ टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। खैर, इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि संतोष की वाइफ हॉस्पिटल में बीमार है, उसे भी यही इन्फेक्शन हो चुका है और संतोष वहाँ अपनी बीवी से मिलने आता है। तब उसकी बीवी कहती है कि आप मुझे मेरे बच्चों तक लेकर चलो। इस पर संतोष कहता है कि मैं बोट का इंतजाम करता हूँ और हम जल्द ही अपने बच्चों तक पहुँच जाएंगे। फिर अब कहानी में चीरू को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त पुंडी के साथ एक बोट के मालिक के पास जाकर बात करता है, तो वो उसे पार ले जाने का सीधा 50,000 रुपए मांगता है। लेकिन चीरू कहता है कि इतना तो नहीं है मेरे पास। तब पुंडी उस बोट के मालिक से बात करता है और 25,000 में डील फाइनल कर लेता है। अब हम रितु को देखते हैं जो डॉक्टर सोदा मिनी की रिसर्च फाइल पढ़ रही थी कि तभी उसे एक ड्रॉर में एक फाइल और एक बॉल दिख जाता है और वो उसे अपने पास रख लेती है। खैर, सीन चेंज होता है और हमें एसीपी केतन को दिखाया जाता है जिसे पानी भरने का काम मिला था। तब उस जगह पर केतन के हेड आते हैं और वो केतन से कहते हैं कि मैं जरा लेक के पास रिसर्च के लिए जा रहा हूँ, इसलिए तुम पानी भरकर मेरी कार में रख दो। और फिर वो चले जाते हैं। अब केतन पानी भर ही रहा था कि उसे वहाँ एटीएम कंपनी की कुछ फाइल्स दिख जाती हैं, जिसमें उसकी सीक्रेट प्रोजेक्ट की डिटेल्स थी। तो केतन अपने फोन से उस फाइल का फोटो लेने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ज्योत्सना पार्थ और कद्दू के साथ एक घर में छुपी हुई है और वो वीनू से एक रेडियो के जरिए कांटेक्ट करती है और बताती है कि उसे कुछ दवाइयों की जरूरत है, लेकिन यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है। तभी वीनू उसे कहता है कि तुम बासु अंकल के पास चली जाओ, वहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी और मेडिसिन भी उन्हीं के पास होगी। लेकिन ज्योत्सना कहती है कि वो तो बहुत खड़ूस है, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और तभी नेटवर्क चला जाता है। अब ज्योत्सना कद्दू को लोरी सुनाती है क्योंकि बिना लोरी सुने उसे नींद नहीं आती। और अब हमें पता चलता है कि कद्दू को मिर्गी के दौरे भी आते रहते हैं, इसलिए उसको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। खैर, इसके बाद अगले सीन में चीरू और पुंडी संतोष को बताने जाते हैं कि बोट का इंतजाम हो गया है
और वो उसे पार ले जाने के लिए 75,000 रुपए मांग रहे हैं। इस पर संतोष कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दो। लेकिन इसे देखकर पुंडी को बहुत बुरा लगता है, इसलिए पुंडी चीरू पर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम संतोष की हालातों का फायदा उठा रहे हो। और शॉकिंगली यहाँ हमें पता चलता है कि ये सारे कछुए के अंडे की स्मगलिंग वाला काम चीरू ही करता था, लेकिन पुंडी को उसके बदले जेल जाना पड़ता था। यानी इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड चीरू ही होता है। फिर पुंडी चीरू को बताता है कि मैं भी इस बीमारी की चपेट में आ चुका हूँ। ये सुनते ही चीरू को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखा देता हूँ। लेकिन पुंडी कहता है कि तू बस संतोष को उनके बच्चों से मिलवा दे और मुझे यहीं पर छोड़ दे। और फिर चीरू वहाँ से चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है और एसीपी केतन मिस्टर वाणी से मिलने आता है कि तभी केतन के साइड से एक वेटर गुजरता है जिसके पास से एक दवाई गिरती है। तब केतन उसे वो दवाई उठाकर दे देता है और थोड़ी देर बाद उसे मिस्टर वाणी मिलने आते हैं। तब केतन उनसे झूठ कहता है कि मेरे हेड ने मुझे आपके सीक्रेट प्रोजेक्ट एटा हाउस के बारे में बताया है। और फिर वो अपने फोन में वही फाइल की फोटो दिखाता है। वो कहता है कि आप मुझे इस प्रोजेक्ट की डिटेल्स बता दो, मैं आपको बचा सकता हूँ। लेकिन इस पर मिस्टर वाणी कहते हैं कि कुछ चीजें हमें शेयर नहीं करनी चाहिए और केतन की इंसल्ट करके उसे वहाँ से जाने को कहते हैं। उसके बाद अगले सीन में चीरू ने बोट वाले को पैसे तो दे दिए थे, लेकिन बोट वाला कहता है कि अभी आपका नंबर कुछ दिनों बाद आएगा, जिस पर गुस्सा होकर चीरू उनसे पैसे वापस मांगता है। लेकिन वो बोट वाला पैसे नहीं देता है, जिस पर उन दोनों की खूब लड़ाई होती है। तभी दूसरे सीन में हमें एसीपी केतन को दिखाया जाता है, जिसे एक पुलिस वाले के पास वही दवाई दिखती है जो उसने मिस्टर वाणी के यहाँ पर देखी थी। और वो पुलिस वाला बताता है कि ये तो सी सीकनेस की दवाई है, यानी समुद्र में उल्टी ना आए इसलिए लोग इसे खाते हैं। इसे देखकर केतन को शक होने लगता है कि मिस्टर वाणी और एटीएम कंपनी के लोग जरूर बोट से कहीं जाते होंगे। फिर गवर्नर का सेक्रेटरी उसे आकर बताता है कि एनजीओ वाले आपसे बात करना चाहते हैं। तब हमें पता चलता है कि उस पूरे इलाके से ओरका कबीले के लोग गायब हो चुके हैं और वो कहाँ गए किसी को नहीं पता। ये सुनकर गवर्नर बहुत ही घबरा जाते हैं और कहते हैं कि जल्द से जल्द ओरका कबीले के लोगों को ढूंढो और इसकी पल पल की रिपोर्ट मुझे चाहिए। ये सुनने के बाद गवर्नर का सेक्रेटरी पूछता है कि सर, यहाँ पर तो और भी लोगों की जान खतरे में है, तो आप ओरका कबीले को इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? तब गवर्नर बताते हैं कि 35 साल पहले एक शिप में पानी भर जाने के कारण वो डूब रही थी और उनमें मौजूद 27 में से 26 लोग डूबकर मर गए थे, लेकिन एक इंसान बच गया था जिसे ओरका ने बचाया था और वो इंसान मैं ही हूँ, इसलिए मुझे ओरका की इतनी फिक्र है। खैर, इधर ज्योत्सना कद्दू और पार्थ को घर में छोड़कर दवाइयाँ लेने जा रही होती है और ज्योत्सना एक मेडिकल स्टोर में जाकर दवाई ढूंढने लगती है कि तभी वहाँ एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा हुआ मिलता है। फिर ज्योत्सना उसे वहाँ से निकालती है और पानी की बोतल के साथ कुछ दवाइयाँ दे देती है और कहती है कि आप टाइम से दवाई खा लेना। उसके बाद हम रितु को देखते हैं जो कि डॉक्टर सौदामिनी के घर जाती है और देखती है कि उनके घर के आगे एक डॉग है जो उस पर भौंकने लगता है, लेकिन रितु वही बॉल निकालती है जो उसे फाइल के साथ मिली थी। इसके बाद रितु घर के अंदर चली जाती है और डॉक्टर सौदामिनी की कुछ फाइल्स चेक करती है। खैर, अब अगले सीन में संतोष अपनी बीवी के पास आता है और कहता है कि चलो बोट मिल गई है, लेकिन उसकी बीवी कहने लगती है कि आप चले जाओ और मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो खुद आ जाऊंगी। लेकिन उसकी हालत देखकर हमें पता चलता है कि वो जल्दी ही मरने वाली है। उसकी बीवी उसे हौसला देकर कहती है कि अब आपको ही बच्चों का ख्याल रखना होगा और कुछ देर में उसकी मौत हो जाती है। अब संतोष उसे वहीं छोड़कर वापस जाने की तैयारी करता है। उसी वक्त चीरू भी वहां आ जाता है और वो चुपके से 50,000 रुपए संतोष के बैग में डाल देता है और फिर संतोष बैग पैक करके निकल जाता है। इधर जब केतन वानी के घर आता है और जैसे ही वो सामने वाले कमरे में घुसने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ज्योत्सना जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि कद्दू को मृगी के दौरे आ रहे हैं और वो कद्दू को संभालने लगती है। फिर हमें रितु को दिखाया जाता है जिसे डॉक्टर सौदामिनी के घर से एक फाइल मिलती है जिसमें एक पौधे के बारे में जिक्र किया गया है। अब ये पौधा क्या है ये रितु खुद पता लगाएगी और उसका डॉग भी रितु के साथ चला जाता है। खैर, ज्योत्सना भी दोनों बच्चों को लेकर बासु अंकल के घर चली जाती है और इधर संतोष और चिरू बोट में बैठकर बच्चों को ढूंढने निकल जाते हैं और इस तरह से एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं
कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।